हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं CAIIB के लिए जो अपना रिटेल बैंकिंग का एक पेपर आता है ऑप्शनल। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ। मॉड्यूल बी के अंदर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रिटेल बैंकिंग अपना पेपर का नाम है। सबसे पहला है बेसिक सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स। देखिएगा दोस्तों कि अगर हम कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कस्टमर्स क्या चाहता है बैंकिंग के अंदर, तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग। जैसे कि उसके ऊपर फिर हमें क्या करना पड़ता है, सेगमेंटेशन करना पड़ता है, बेसिक सेगमेंटेशन कि भाई कस्टमर किस लेवल का कस्टमर क्या चाहता है। अब ये जो सेगमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सेगमेंटेशन की गई है इनकम लेवल्स के ऊपर। इनकम लेवल्स के ऊपर ये इन सेगमेंटेशंस को किया गया है। चलिए देखते हैं इनकम सेगमेंटेशन में कैसे कैसे है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो है कि 2 लाख से 10 लाख तक की इनकम, 2 लाख से 10 लाख तक की इनकम अगर किसी की होती है तो वो कौन से सेगमेंट के अंदर आता है, मास मार्केट। ध्यान से देखिएगा, मास मार्केट उसका सेगमेंट का नाम रहेगा। और रिटेल बैंकिंग के अंदर, स्पेशली रिटेल बैंकिंग में मास मार्केट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। मतलब जो मैक्सिमम रिटेल बैंकिंग होती है वो कौन सी मार्केट में होती है, मास मार्केट में होती है। अब अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो कि इसमें कितना कमाता है, 10 लाख से 50 लाख रुपए अगर कमाता है तो वो कौन सी मार्केट के अंदर है, कौन से सेगमेंट में आएगा, मास एफ्लुएंट सेगमेंट रहता है उसका, मास एफ्लुएंट सेगमेंट। ये सेगमेंट्स के नाम आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन CAIB के अंदर ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। और वैसे भी अगर आपको कोई भी बैंक रूटीन बैंकिंग करनी है तो आपको कस्टमर की पहचान करनी है, तो उसमें भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाला है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ अपना 2 से 10 का, फिर 10 से 50 लाख का। अब 50 लाख से 4 करोड़, 50 लाख से 4 करोड़ तक की अगर किसी की इनकम है तो उसको सुपर अफ्लुएंट सेगमेंट में लिया जाएगा, सुपर अफ्लुएंट। उसके बाद में 4 करोड़ से 40 करोड़, 4 करोड़ से 40 करोड़ का HNW होता है हाई नेट वर्थ, हाई नेट वर्थ वाले कस्टमर। ये इसका जब हम अकाउंट ओपन करते हैं उसमें भी पूछा जाता है, इज़ द कस्टमर इज़ HNW। तो उसमें अपने को पता होना चाहिए उसकी कितनी इनकम होगी तब वो एक HNW पर्सन होगा। तो हाई नेटवर्थ कितनी होती है, 4 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक अगर कोई पर्सन कमाता है, 4 करोड़ से 40 करोड़ तक कमाता है तो उसको किस में काउंट किया जाता है, हाई नेटवर्थ में काउंट किया जाता है। ये इसका अलग सेगमेंट हो गया। तो अभी तक हमारे 4 सेगमेंट हो चुके हैं। नंबर 1 मास मार्केट, नंबर 2 मास अफ्लुएंट, नंबर 3 सुपर अफ्लुएंट, नंबर 4 HNW। चलिए 5वां सेक्टर देखते हैं। 40 करोड़ से ज़्यादा कमाए और 1200 करोड़ तक, 40 करोड़ से 1200 करोड़ तक बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं इसके अंदर। कंपनी तो चलो इसके अंदर नहीं आती है, लेकिन बड़े पर्सन जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो हो गया इसके अंदर। तो सुपर हाई नेटवर्थ कौन से कस्टमर, सुपर हाई नेटवर्थ कस्टमर का जो सेगमेंट है वो किस में आता है, 40 करोड़ से 1200 करोड़, 40 से 1200 करोड़ तक ये इसमें रहेगा। 40 से 1200 करोड़ तक का इसमें सुपर हाई नेटवर्थ के अंदर आने वाला है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले 2 से 10, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 4 करोड़, 4 करोड़ से 40 करोड़ और 40 करोड़ से 1200 करोड़। और 1200 करोड़ से ऊपर अगर कोई रहता है इनकम के अंदर तो उसको अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में काउंट किया जाएगा। ये सेगमेंट्स हैं जो हमें इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनके अंदर देखिएगा कि इसी में से ही किस वे से अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें
ये इनकम लेवल और कस्टमर सेगमेंटेशन, कितने सेगमेंट हो गए कस्टमर के? 6 सेगमेंट हो गए हैं अपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल अजम्पशंस अबाउट कस्टमर। चलो एक बार सेगमेंटेशन हो गई है, उसके बाद में अजम्पशंस क्या क्या है कस्टमर्स के बारे में, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अजम्पशन क्या होती है, देखिएगा कि सबसे पहले क्या है, कस्टमर्स आर डिफरेंट। वेरी फर्स्ट, कस्टमर्स आर डिफरेंट। तो ऑफ कोर्स हर कस्टमर डिफरेंट होता है, देयर नीड्स आर डिफरेंट, और उनकी ज़रूरतें भी डिफरेंट ही होती हैं। किसी को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, किसी को हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को गाड़ी के लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को लोन लेना ही नहीं है, वो सिर्फ सेविंग अकाउंट से ही काम चला रहा है। तो ऐसे हर कस्टमर क्या है, कस्टमर भी डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है। थर्ड क्या है, ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विस नीड्स। हर कस्टमर की अलग फाइनेंशियल सर्विस नीड रहती है। ऑफ कोर्स उनकी इनकम लेवल अलग रहता है, तो उनकी फाइनेंशियल सर्विस नीड्स भी अलग ही रहेगी। चौथा, द नीड रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी यूनिक। अब उनकी अगर फाइनेंशियल सर्विस नीड अगर डिफरेंट है, तो अब हाई नेटवर्थ कस्टमर होगा, उसकी नीड बड़ी नीड्स होगी। और अगर एक छोटा कस्टमर है जो 2 लाख से 10 लाख तो मिडिल क्लास फैमिली वाला है और वो कमा रहा है, उसकी बैंक में आके रिक्वायरमेंट अलग रहती है। तो यहाँ पे नीड रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी यूनिक। तो पहले 4 तो इसके ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं, पहले 4 ऑप्शन हैं वो एकदम सेम है। जैसे कि कौन से, कस्टमर्स आर डिफरेंट, नीड्स आर डिफरेंट, कस्टमर के विल हैव ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज नीड्स, और नीड रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी यूनिक। अब 5वां देखते हैं, एज पर नीड्स द ग्रुपिंग कैन बी मेड ऑफ कस्टमर्स। तो नीड के हिसाब से ही हम ग्रुपिंग करेंगे उनकी। जैसे पिछली स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा कि उनका इनकम के हिसाब से उनकी सेगमेंट्स कर दिए हैं, अब उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स कैन बी मेड ऑन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, लोकेशन, जेंडर एंड फैमिली साइज। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कस्टमर्स की ग्रुपिंग, 6 नंबर पढ़ रहा हूँ इसमें, कि कस्टमर्स की ग्रुपिंग है वो किस किस बेस पे की जा सकती है। तो इसमें देखिएगा इनकम के बेस पे मैंने आपको बताया 6 उसके पोर्शन बनते हैं। फिर उसके बाद में एज, क्योंकि अगर कोई एज सीनियर सिटीज़न होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, और जो कोई बच्चा होगा उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है। ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, लोकेशन, जेंडर एंड फैमिली साइज़, ये वो हैं ऑप्शन जहाँ पे हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड for single or combination for above features to satisfy most of the needs। अब जैसी उनकी ज़रूरत होगी वैसा ही प्रोडक्ट उनके लिए बनाया जाए, बस इसके अंदर इतनी सी बात है, ध्यान में रखना अपने को। 8वां क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन अ नीच बेसिस विद इन वन और एनी ऑफ द अबव फीचर्स। हाँ, एक उसके अंदर एक बेसिक नीड यूज़ कर सकते हैं, फिर ज़्यादा के बेस पे एक प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइमरली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ऑफ कोर्स उनकी नीड ज़रूरत होगी तभी वो बैंक का जो प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट के हिसाब से बैंक का मैं बताऊं, जैसे एक प्रोडक्ट है सेविंग बैंक का एक प्रोडक्ट है, और अगर कोई है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस दूसरा प्रोडक्ट हो गया, तीसरा हो गया पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस। तो ये सब प्रोडक्ट्स है, जिसकी ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट खरीदेगा, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अपना प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट सर्विस क्वालिटी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्विस क्वालिटी में कस्टमर को क्या चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है इस रिटेल बैंकिंग के सब्जेक्ट के अंदर। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेगा अपना। तो सबसे पहला जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगी, तो टेंजिबल्स, वेरी फर्स्ट इज टेंजिबल्स, अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल्स। अब ये क्या, टेंजिबल को अगर एक इफ़ेक्टिव वे से आपको समझना है तो वो क्या रहेगा, आर बैंक्स फैसिलिटीज़ अट्रैक्टिव, कि टेंजिबल मतलब जो चीज़ दिखती है अपने को, तो फैसिलिटी है वो दिखनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए।
ताकि कस्टमर उसको देखते ही अपीयरेंस उसको मतलब लगे, जैसे एटीएम के अंदर अगर पर्सन घुसता है तो वहाँ पे उसको लगना चाहिए कि हाँ यार मैं एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड एटीएम के अंदर आया हूँ, तो उसकी साफ़ सफाई वगैरह होनी चाहिए। इज़ माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ईजी टू अंडरस्टैंड। अब एक स्टेटमेंट कोई पर्सन ले रहा है क्रेडिट कार्ड की, तो उसके अंदर उसको अब एक एक डिटेल साफ साफ सिंपल शब्दों में लिखी हुई यूज़र फ्रेंडली वो होनी चाहिए। ये चीज़ें टेंजिबल्स के अंदर आती है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को ज़्यादा मत्था नहीं मारना इस चीज़ के अंदर, मेरे को स्टेटमेंट ले रहा हूँ तो मेरे को अच्छे से पता चले कि मेरा बैलेंस कितना है, मेरा चार्ज कितना लग रहा है, मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, ये चीज़। दूसरा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल सबसे पहले हो गया, दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। तो क्या है, एबिलिटी होनी चाहिए स्टाफ की किसके अंदर, कि परफॉर्म प्रॉमिस सर्विस, जो हमने कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं पहले प्रॉमिस किया है कि भाई हम ये सर्विस आपको देंगे, और वो वही चीज़ परफॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि वेयर एन ऑफिसर सेज दैट द अमाउंट विल बी सैंक्शनड इन 2 days। कोई पर्सन लोन लेने के लिए आया है, उसको ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई तेरा 2 दिन में काम हो जाएगा, तो डज ही फॉलो अप एंड इन्फॉर्म द स्टेटस। अगर वो क्या कर सकता है उतने दिन में, तो वो चीज़ चाहिए कस्टमर को कि नहीं मेरे को 2 दिन बोला है तो 2 दिन के अंदर वो काम होना चाहिए। इज़ माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक्यूरेट, हाँ कि अगर वो उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ सब चीज़ है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विसेज। अब विलिंगनेस होती है कि अपने चाहना कि हम कोई चीज़ को हेल्प करना, कस्टमर आता है तो एक ऑफिसर जो बैठा है वो क्या, उसको इसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं कस्टमर की हेल्प करूं। एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, अब ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। हम भी कहीं भी जाते हैं, कोई भी बैंक के अंदर जाते हैं, किसी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो हमें क्या होती है, एकदम से प्रॉम्प्ट मतलब एकदम से जल्दी से वो सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द बैंक स्टेटमेंट डज द बैंक रिजोल्व द इशू क्विकली। अगर किसी को लगा है कि भाई मेरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में ये एंट्री गलत आई है, तो इसका रिजोल्यूशन होता है या नहीं जल्दी से, ये चीज़ कस्टमर को चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, आप रिस्पॉन्स कितना जल्दी देते हैं। आर द चार्जेस विच आर डेबिटेड रॉन्गली आर री-क्रेडिटेड टू माई अकाउंट प्रॉपरली। ये चार्ज जो गलती से अगर कट गए हैं तो वो कितना जल्दी उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। रिस्पॉन्स कितना जल्दी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। चलिए अगला देखते हैं, एश्योरेंस। एश्योरेंस में क्या है, कॉम्पिटेंस, किसी पावर, काम करने की क्षमता, प्रोफेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज टू परफॉर्म सर्विस परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज है वो है या नहीं है। इज़ द पर्सन सिटिंग बिहाइंड द टेबल इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। courtesy, politeness, respect, consideration and friendliness of the contact person। कि आप कोई कस्टमर ब्रांच में जाता है तो वो चाहता है कि वो सामने बैठा पर्सन मेरे को शांति से अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट के साथ। तो एक दोस्ताना व्यवहार जब होता है कहीं भी तो उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहती है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता में क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर, कि वो कितना ट्रस्ट वर्दी है ये भी चाहिए। जैसे कि कई कंपनीज़ के अंदर ऐसा रहता है कि आपको बोला कुछ जाता है, फिर प्रोडक्ट कोई दिया जाता है, सर्विस किसी अलग वे से प्रोवाइड की जाती है, तो आप एक क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो क्रेडिबिलिटी ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ये किसमें आती है, एश्योरेंस के पार्ट में आती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एंड डाउट। तो क्या है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वो आपका प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो उसको यूँ नहीं रहना चाहिए कि यार मेरा पैसा रिस्क में हो गया, या फिर मैं कोई डाउट है कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये इन्होंने जो चीज़ मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हैं इनके अंदर ये चीज़ ना मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम ऑफ कोर्स हम चाहते ही हैं ये चीज़ें। तो ये सब किसका पार्ट आ गया, एश्योरेंस का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई में क्या है, एम्पैथी।
एक्सेस अप्रोचेबिलिटी एट ईज ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कस्टमर को जब भी नीड रहती है तो वो कितना जल्दी आपसे मिल सकता है। ईज़ ऑफ कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए वहाँ पे जिससे वो आके फट से मिल सके। कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन रहना चाहिए कि भाई वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी। अब आप इंग्लिश में जवाब दिए जा रहे हो, कस्टमर को इंग्लिश आती नहीं है तो वो चीज़ नहीं है ना, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कस्टमर ये चाहता है कि जिस लैंग्वेज में वो समझता है वही लैंग्वेज मेरे को सामने बैठा ऑफिसर में बताए। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर चाहता है ये चीज़ कि वो सामने बैठा आदमी मेरे को समझ पाए, मेरी ज़रूरतों को समझे कि मुझे क्या चाहिए। नीड, देयर नीड्स। तो ये 4-5 पार्ट हो गए हैं अपने। कौन से सबसे पहला है टेंजिबल्स। टेंजिबल्स मतलब जो चीज़ है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, फैसिलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी। तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। चौथा है अश्योरेंस और पांचवा है एम्पैथी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। ये 5 इसके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के पार्ट हैं। मैस्लोज थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। मैस्लोज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखते हैं इसमें क्या क्या है। मैस्लो ने भी उनकी नीड को बाइफरकेट किया है। कस्टमर की नीड को 5 भागों में पढ़ा है मैस्लो ने। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो उसने नीड को किया है वो है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है। फिजियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू बेसिक ज़रूरतें एक पर्सन की क्या रहती है। तो सबसे पहला क्या है, बेसिक ज़रूरत में क्या रहेगा। तो सबसे पहला है अपना कि कोर सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट हर बंदे की ज़रूरत है, उसका खाता होना ही चाहिए ताकि वो थोड़ी थोड़ी पैसा बचत कर सके। तो ये क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड हो गई उसकी। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, भाई थोड़ा थोड़ा पैसा बचा तो लूँगा, किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो क्या कोई इंश्योरेंस है जो मेरे को उस टाइम काम आ सके, तो वो भी ज़रूरत है। हाउसिंग लोन और रिपेयर लोन, तो हाउसिंग लोन भी एक बेसिक नीड में से, रोटी कपड़ा और मकान वो हमने सुना ही है कि ये बेसिक नीड्स होती हैं। तो सेविंग्स करना है, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए उसका। पर्सनल एक्सीडेंट क्योंकि उसमें कितना भी खर्चा लग सकता है तो इंश्योरेंस उसका होना चाहिए। तीसरा हाउसिंग लोन। ये 3 है वो किस में आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। ये ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी पीछे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। तो नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स में क्या है, रिकरिंग फिक्स्ड कम्युलेटिव डिपॉजिट। देखिए अभी बेसिक नीड्स जो थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो थी उसकी, तो उसमें सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, उसका इंश्योरेंस भी हो गया, उसके बाद में उसका घर भी हो गया। अब बंदे को क्या चाहिए, तो सिक्योरिटी। अब मैं फ्यूचर मेरा कैसे सिक्योर होगा, तो फ्यूचर सिक्योर कैसे होता है, जब उसके पास रिकरिंग फिक्स्ड या कम्युलेटिव डिपॉजिट होता है, लाइफ इंश्योरेंस एंडोर्समेंट पॉलिसी होती है, टैक्स प्लानिंग भी वो करेगा, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स भी वो खरीदेगा। तो ये सब क्या होता है, फ्यूचर। म्यूचुअल फंड क्यों लिया जाता है, फ्यूचर की सिक्योरिटी। बार बार टेलीविज़न के अंदर ऐड आती है कि भाई ये म्यूचुअल फंड क्या है, तो फ्यूचर आपका सिक्योर करता है। तो सेफ्टी नीड्स के अंदर किसको काउंट किया गया है, रिकरिंग डिपॉजिट। आपको ये पूछा जाएगा आगे क्वेश्चंस कि रिकरिंग डिपॉजिट है वो कौन सी नीड, मैस्लो थ्योरी के अंदर कौन सी नीड में रिकरिंग डिपॉजिट को काउंट किया गया है। तो आपको बताना होगा कि सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट, सोशल नीड्स क्या हैं। तो सोशल नीड, सामाजिक, समाज क्या देखता है, स्टेटस कैसे बनेगा। पर्सनल लोन है, न्यू हाउसिंग लोन, घर नया खरीद लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, अपना सोशल नीड्स हैं। तो वो आप ऐसे समझोगे इसको बेसिक से पकड़ के तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सबसे पहला क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं हर किसी की। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी चाहिए, उसको फ्यूचर सिक्योर करना है। फिर उसके बाद में सोसाइटी को दिखावा करने की चीज़ें आ गई, कंज्यूमर लोन है, पर्सनल लोन है, न्यू हाउसिंग लोन है, सेकंड हाउसिंग लोन है, दूसरा घर खरीद लिया भाई, वो चीज़ें। तो कार लोन, मेडिक्लेम पॉलिसी, यूलिप प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट, टर्म इंश्योरेंस, होम डेकोर लोन। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको पूरा पैसा परिवार को मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें किस में काउंट होगी, अगर देखो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो वो किस में आएगा, फिजियोलॉजिकल नीड में काउंट किया गया है। और टर्म इंश्योरेंस है तो वो किस में काउंट किया गया है, एस्टीम नीड्स में काउंट किया गया है। लास्ट और 5वां क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब बंदा रिटायर हो जाता है तब उसको चाहिए। पेंशनर लोन हो गया, रिवर्स मॉर्गेज हो गया। रिवर्स मॉर्गेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
पेंशन प्लान्स इन इंश्योरेंस पेंशन, देखिए सब सीनियर सिटीजन, तो लास्ट में जब लास्ट रिटायर हो जाता है पर्सन, सीनियर सिटीजन हो जाता है, उस टाइम पर जो नीड रहती है उसको किस में काउंट किया है, मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैस्लो थ्योरी के अंदर किसी पर्सन की नीड को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 5 भाग हैं उसके, जो कौन से हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा है सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड, तीसरा है सोशल नीड, चौथा है एस्टीम नीड और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 नीड हैं इनकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना कितना ये लेट्स चेक योर इम्प्रूवमेंट, हम देखते हैं कि कितना हमने इससे सीख पाए हैं अभी तक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे, विच सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में कौन सा जो कस्टमर का सेगमेंट है, सबसे पहले हमने बात की थी कि कस्टमर सेगमेंटेशन, इनकम के ऊपर हमने कस्टमर्स का सेगमेंट किया था सॉरी। तो कौन से सेगमेंट थे, मास मार्केट था, फिर उसके बाद में मास एफ्लुएंट मार्केट था, दूसरा सुपर एफ्लुएंट था, हाई नेट वर्थ था, है ना। तो ये सब थे। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हाईएस्ट शेयर है रिटेल बैंकिंग का, तो रिटेल बैंकिंग का मैंने आपको क्या बताया था, जो मास मार्केट कौन सा होता है, मास मार्केट वो है जिसमें 2 लाख से 10 लाख तक की इनकम वाले पर्सन रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है रिटेल बैंकिंग का पोर्शन वहीं पे ही होता है, मास मार्केट। इसका ए ऑप्शन रहेगा, 41 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई बैंक कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई विच ऑफ देयर नीड्स। तो बैंक का कस्टमर है वो प्रोडक्ट खरीदता है और सर्विस खरीद लेता है, वो कौन सी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो फिजियोलॉजिकल नीड, एस्टीम नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये सब ज़रूरतें तो थी ही ना, अलग अलग लेवल्स पे जाके मैस्लो ने वो अपने हिरार्की बनाई थी, उसके अंदर बता रखा था कि फिजियोलॉजिकल नीड बेसिक नीड है, फिर एस्टीम नीड आ गई, वो आगे जाके चौथे नंबर पे अपनी एस्टीम नीड्स थी। सेफ्टी नीड्स हैं कि भाई उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिकरिंग डिपॉजिट करवाना है। सोशल नीड्स है, उसको पर्सनल लोन वाली नीड थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सीनियर सिटीजन होने, तो सब तरह के तो लोग हैं, सबकी ज़रूरतें होती हैं। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, सी ऑप्शन बनना चाहिए, बोथ ए एंड बी सब मैस्लो के अंदर बताया गया था, ये दोनों तरह की नीड बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर फिजियोलॉजिकल नीड द रिटेल बैंकिंग कवर्स विच काइंड ऑफ सर्विसेज। फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर देखिए सबसे पहला जो था वो फिजियोलॉजिकल नीड था, हमने देखा था। तो क्या है, कोर सेविंग अकाउंट्स, हाँ सेविंग अकाउंट उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, होना ही चाहिए खाता। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाँ ये भी था, दूसरा ऑप्शन भी था। फिर इसमें क्या है, हाउसिंग लोन, और हाउसिंग लोन तो घर की ज़रूरत है वो भी फिजियोलॉजिकल नीड में आती है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो भी फिजियोलॉजिकल नीड में आता है, और कोर बैंकिंग है, सेविंग अकाउंट है, वो भी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है। तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन क्या आ गया, इसमें ए बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एस्टीम नीड्स ऑफ इंडिविजुअल व्हाट सर्विस आर कवर्ड। एस्टीम नीड्स के लिए कौन सी जो सर्विस है वो कवर की जाती है। देखिएगा क्वेश्चन मैस्लो में से ही पूछा जा रहा है बार बार, क्या है, फॉर एस्टीम नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, चौथे नंबर की जो नीड थी वो एस्टीम नीड थी। तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट, सेकंड हाउसिंग लोन, होम डेकोर लोन्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हाउस इम्प्रूवमेंट। तो ये सारे क्या हैं, होम डेकोर वाला भी ऑप्शन था उसमें, स्पेशल टर्म डिपॉजिट का भी ऑप्शन था, सेकंड हाउसिंग लोन है वो भी तो किस में आ गया, एस्टीम नीड्स में आ गया, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो भी एस्टीम नीड्स में आ गया, और हाउस इम्प्रूवमेंट है वो भी टर्म इसमें आ गया। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कस्टमर segments whose income level is between 10 lakh to 50 lakh is referred to as।
अब देखिएगा, जिसकी 10 लाख से 50 लाख तक की इनकम रहती है वो कौन से सेगमेंट में आता है। तो हमने स्टार्ट किया था सेगमेंट कहाँ से, 2 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से 50 लाख, फिर 50 लाख से 4 करोड़, फिर 4 करोड़ से 40 करोड़, 40 करोड़ से 1200 करोड़, ऐसे था ना। तो सबसे पहला सेगमेंट किसका था, मास मार्केट। मास मार्केट में 2 लाख से 10 लाख हुआ करता है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 लाख से 50 लाख सेकेंड नंबर, तो ये किस में था, मास एफ्लुएंट। ए ऑप्शन इसका बनेगा, मास एफ्लुएंट। 10 लाख से 50 लाख का जो इनकम ग्रुप होता है उसको कौन सा बोला जाता है, मास एफ्लुएंट सेगमेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, नीड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। अब देखिएगा, मैस्लो ने जो नीड थ्योरी दी है उसमें ज़रूरतों को कितने वे पे बांटा गया है, चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, हाँ ये सही है। दूसरा सेफ्टी नीड, ये भी सही है। तीसरा सोशल नीड्स, हाँ ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें भी होती हैं। अर्जेंट नीड कहीं भी नहीं था। एस्टीम नीड भी था और उसके बाद में जो सीनियर सिटीज़न की नीड्स थी वो भी थी, लेकिन यहाँ पे अर्जेंट नीड वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी पहले 3 हैं। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी के अंदर लिखा गया है, सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल नीड्स। चलिए मैस्लो हायरार्की में 3 तरह की नीड्स हमने, इसमें 5 थी, 3 इसमें दिया है, चौथा ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है सर्विस क्वालिटी को लेकर, मेनली वो कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस देखिएगा वो किस में थी, तो टेंजिबिलिटी इन सर्विसेज, राइट वो था, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए और एश्योरेंस भी होना चाहिए। ये चारों ऑप्शन थे उसके अंदर जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन की बात हो रही थी। तो ये सब चीज़ें उसमें आती है, कस्टमर हर चीज़ हमसे चाहता है। चलिए तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, तो डी ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 अबव। नेक्स्ट क्या है, ABC बैंक हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू डिपॉजिट प्रोडक्ट विच कोर सेविंग अकाउंट विद सम स्पेशल फीचर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, अंडर विच कैटेगरी ऑफ कस्टमर नीड्स द प्रोडक्ट फॉल्स। क्या ABC बैंक ने डिसाइड किया है कि एक नया डिपॉजिट प्रोडक्ट, कोर सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट है, वो लॉन्च करने का स्टार्ट किया है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब देखते हैं कि कौन सी नीड के अंदर ये कस्टमर की नीड में आता है। तो भाई कोर सेविंग अकाउंट है, चाहिए बेसिक खाता है, वो हर कस्टमर की ज़रूरत होती है, वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड आ गया अपना ऑप्शन, तो ये कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन बनेगा बी, जिसमें है फिजियोलॉजिकल नीड। चलिए इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इतने जो मैंने ये करवाया है आपका यूनिट 2 के अंदर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब क्वेश्चंस उसी में से ही आएंगे। मैस्लो थ्योरी, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेगमेंटेशन, तो इसको देख लीजिएगा। आगे की वीडियोस के अंदर भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।